ओके दोस्तों, अ, आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं मेरी वीडियोस पे और कई बार मैं उन्हें मिस कर देता हूँ। और शुरुआत से ही मेरी कोशिश रही है कि जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है कि जितना हो सके जो आपके सवाल हैं, जो आपके डाउट्स हैं, उन्हें मैं दूर करूँ। क्योंकि ऐसे आप लोग ग्रो करेंगे। और जो हमारा लाइव क्यूएनए होता है, क्यूएनए जो हम वीडियो करते हैं हफ्ते में, महीने में 1 बार 2 बार जो भी होता है, उसमें भी बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं जो कि मैं मिस कर देता हूँ। और कई बार मैं वो क्वेश्चन जाके देखता हूँ फिर से, जब मैं वो देखता हूँ पूरी वीडियो, कि यार ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये तो मैंने मिस कर दिया। क्योंकि वो इतनी स्पीड से क्वेश्चन वो आते हैं उसमें चैट में, मैं उन्हें हमेशा मिस कर देता हूँ। सो आई थॉट कि मैं आपसे पूछूँ कि क्या सवाल हैं आप लोगों के, और उनमें से कुछ अच्छे क्वेश्चंस को मैं पिक करूँ और उन पे बात करूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है आज का वो है अली इमरान का। और वो पूछते हैं डस्टिन पोरिये को अब किसके साथ फाइट करनी चाहिए? अगर आप डेना वाइट होते तो क्या करते? ये बहुत बड़ा सवाल है आज की डेट में। डस्टिन पोरिये अगर देखा जाए तो एक तरीके से वो अनक्राउंड लाइट वेट चैंप हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज की डेट में वो नंबर 1 रैंक्ड हैं। और बहुत सारे फाइटर्स उनको मानेंगे कि वो चैंप हैं, अनक्राउंड चैंप हैं। और जो लग रहा है अभी मुझे कि हबीब का जो जो सीन है, जो अभी जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे क्या सीन है, उसको अगर देखा जाए, तो जो नेक्स्ट फाइट होनी चाहिए डस्टिन पोरिये की, वो हमेशा वो बिल्कुल बेल्ट के लिए होनी चाहिए। ये बहुत अनफेयर होगा कि उनकी नेक्स्ट फाइट है वो बेल्ट के लिए ना हो। बट यहाँ पे कैच है कॉनर मैग्रेगर। हबीब वर्सेस कॉनर मैग्रेगर फाइट अब तक की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फाइट है। उसने सारे पेपर व्यू रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए थे और नंबर 1 पे है उस लिस्ट में। नंबर 2 पे है डस्टिन पोरिये वर्सेस कॉनर मैग्रेगर, 1.6 मिलियन बाइस। और ये नंबर्स जब जब आए तो डेफिनेटली एक शॉक लगा होगा सबको। और पूरी जानती हैं कि क्या इसका मतलब है। वो जानती हैं कि थर्ड फाइट होगी उनके साथ वर्सेस कॉनर मैग्रेगर। वो शायद ये नंबर भी ब्रेक कर दे। कॉनर मैग्रेगर जब भी हारते हैं और वापस आते हैं, वो एक अलग तरीके से वापस आते हैं। वो हमेशा एक नया चीज़ का करते हैं। और यहाँ पे यही एक लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि वापस आएँगे कॉनर मैग्रेगर। थर्ड फाइट होगी वर्सेस जस्टिन पोरिये और बहुत ही अमेजिंग फाइट होगी। और यहाँ पे अगर अगर देखा जाए, अगर ये फाइट हो डस्टिन पोरिये वर्सेस कॉनर मैग्रेगर 3, तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। बट वो फाइट होगी अगर बेल्ट के लिए, तो उसमें बुराई है। हमारे पास चार्ल्स ओलिवेरा है, हमारे पास गेची है, हमारे पास चैंडलर हैं, जो कि वेट कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम फाइट करने के लिए बेल्ट के लिए, और उनके लिए वो फेयर नहीं होगा। गेची ने ओपनली मैंने कहा था कि अगर नेक्स्ट फाइट होती है कॉनर की बेल्ट के लिए, तो मैं यूएफसी छोड़ दूंगा। और वो सही भी है एक तरीके से, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम अपनी बेल्ट के लिए खेलने का। और यहाँ पे उन्हें लगता है कि जो जो स्पेशल जो ये बात, वो जानते हैं नंबर क्या है। कॉनर मैग्रेगर आज की डेट में भी ही इज़ अ स्टार। और चाहे वो किसी से फाइट करें, वो नंबर्स पुल करेंगे। और तो मेरे हिसाब से अगर डस्टिन पोरिये को एक चॉइस दी जाएगी कि आपको क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए, तो आपके पास है डस्टिन पोरिये वर्सेस कॉनर 3 फाइट। आपको बेल्ट चाहिए, तो सिर्फ एक ही बंदा है मेरे हिसाब से, वो है चार्ल्स ओलिवेरा। चार्ल्स ओलिवेरा ने जो किया अपने पिछले कुछ सालों में, वो बहुत ही एक कमेंडेबल जॉब है। और आई थिंक वो डिजर्व करते हैं खेलना बेल्ट के लिए, कंपेयर टू माइकल चैंडलर, जो कि अभी नए नए आए हैं, सिर्फ उनके पास एक ही फाइट है। तो आई थिंक चार्ल्स ओलिवेरा डिजर्व करते हैं फाइट करना वर्सेस जस्टिन पोरिये बेल्ट के लिए। और अगर ये फाइट नहीं हो पाती बेल्ट के लिए, तो डेफिनेटली पोरिये के पास ऑब्वियसली कॉनर मैग्रेगर फाइट है। और आई आई थिंक कि वो जो चॉइस है वो लेनी पड़ेगी कि क्या मैं मुझे पैसा चाहिए या मुझे बेल्ट चाहिए। तो ये है शायद मेरे हिसाब से होना चाहिए। और अगर बाय चांस ऐसा नहीं हो पाता, तो डस्टिन पोरिये वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा, और नीचे यहाँ पे गेची वर्सेस चैंडलर, ये दोनों फाइट हों, जो जीते वापस में खेलें। बट अगेन वो फेयर नहीं होगा डस्टिन पोरिये के लिए, क्योंकि आई फील उनकी नेक्स्ट फाइट होनी चाहिए बेल्ट के लिए। ओके, बापा घोष पूछ रहे हैं कि विल जॉन्स वर्सेस अडेसानिया मेक सेंस आफ्टर जॉन्स मूव टू हेवीवेट? ओके, तो ये सवाल है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जॉन्स काफ़ी टाइम से हम उनको कवर कर रहे हैं, वो हम आपको बात कर रहे हैं कैसे वो जिम में हैं, वो अपना मसल्स पुट ऑन कर रहे हैं, वो रेडी हैं अपने हेवीवेट डेब्यू के लिए। और यहाँ पे अगर जीत जाते हैं अडेसानिया, जो कि अपने आप में बहुत ही एक बड़ी बात होगी, एक टफ फाइट है उनके सामने। पर अगर वो जीत जाते हैं वर्सेस यान ब्लॉहोविच, तो क्या वापस नीचे आएंगे जॉन जोन्स फाइट करने के लिए? आई डोंट थिंक सो। और ये बात कई बार कही है जॉन जोन्स ने और उनके कोचेस ने, कि जॉन जोन्स को ज़रूरत है नहीं है अडेसानिया की, अडेसानिया की ज़रूरत है जॉन जोन्स की, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आई फील इवन इवन अडेसानिया को ज़रूरत नहीं है जॉन जोन्स की। इसको आप इस तरीके से देखें,
जॉन जोन्स, अडेसानिया, वो क्यों कर रहे हैं जो आज वो कर रहे हैं? क्यों मूव कर रहे हैं वन डिवीजन अप दोनों ही फाइटर? आगे आ रहे हैं मिडल वेट्स लाइट हेवी डिवीजन में अडेसानिया, और आगे बढ़ रहे हैं लाइट हेवी वेट्स हेवी वेट पे जोन्स, बिकॉज ये बहुत ही हाई कैलिबर फाइटर हैं और वो जानते हैं कि रिस्क और रिवॉर्ड जो ये है वो बहुत ही अच्छा होगा अगर वो जीत जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है अडेसानिया को ये छोड़ने की अपनी मिडलवेट डिवीजन और रिस्क लेने की, फाइट करने की नेक्स्ट डिवीजन में। बहुत सारे यूएफसी फाइटर्स पूरी ज़िंदगी एक ही डिवीजन में खेलते हैं। बहुत सारे चैंप एक ही डिवीजन में खेलते हैं और बार-बार उसको डिफेंड करते हैं। कोई रिस्क नहीं ले लेता, राइट? लेकिन वो जानते हैं कि लोग उन्हें याद नहीं रखेंगे। अगर उनको गोट बनना है, जो कि उन्होंने कहा था कई बार कि मैं चाहता हूँ कि मैं गोट बनूँ, मैं बनूँ बेस्ट ऑफ ऑल टाइम, तो उनको उसके लिए, उस टाइटल के लिए उन्हें रिस्क लेना पड़ेगा और यहाँ वो ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर वो जीत जाते हैं अडेसानिया, तो क्या उन्हें और रिस्क लेना चाहिए और मूव करना चाहिए हेवीवेट डिवीजन में? एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि इस डिवीजन में अडेसानिया क्या क्या फ़ील करेंगे। वो ज़्यादा वेट कैरी करेंगे। हालाँकि वो पहले भी खेल चुके हैं इस हायर वेट में अपने प्रीवियस किक बॉक्सिंग के करियर में, बट वो एक अलग टाइम था। इस टाइम पे कैसा वो फ़ील करेंगे ज़्यादा वेट कैरी करते हुए? क्या वो स्लो हैं? क्या वो फ़ास्ट हैं? कैसे वो मूव कर रहे हैं? उस पे आई थिंक बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और अगर उन्हें लगता है कि येस, मैं आई एम फीलिंग गुड और आई कैन आल्सो मूव टू हेवीवेट, तो आई थिंक ये फाइट होगी हेवीवेट डिवीजन में, जोन्स वर्सेस अडेसानिया। आई डोंट थिंक ये फाइट होगी लाइट हेवीवेट डिवीजन में। आई थिंक ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। बट अगेन, बहुत ही एक एक्सीलेंट फाइटर अडेसानिया, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम जोन्स, और उनको चेस करना बहुत, आई रिस्पेक्ट अ लॉट अडेसानिया बिकॉज उन्होंने फाइट की, खुद उन्होंने मांगा था कि आई वांट टू फाइट सोल्जर ऑफ गॉड योर रोमेरो, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। वो बेस्ट चीज़ ढूंढ रहे हैं, हार्डेस्ट कंपटीशन ढूंढ रहे हैं अपने लिए, और वो एक निशानी है कि बहुत जल्द अगले 1 साल 1.5 साल में हम शायद बोलेंगे बोलेंगे कि यास दिस अडेसानिया इज वन ऑफ द बेस्ट टू डू इट, और मे बी द बेस्ट। जब तक उनका करियर खत्म होगा हो सकता है कि वो वन ऑफ द बेस्ट बन जाए। हु कैन विन वर्सेस इजर अडेसानिया वर्सेस जैन ब्लहॉविच? ओके, ये पूछ रहे हैं पंकज मनकानी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट अगर उसको देखा जाए एक तरीके से कि अडेसानिया जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो उनकी स्ट्रेंथ है, उनके पास ज़्यादा पावर नहीं है, वो ब्रूट फोर्स यूज़ नहीं करते, टेक्निक यूज़ करते हैं, प्रिसाइज टेक्निक यूज़ करते हैं। यान ब्लहॉविच थोड़े से हल्के से अपोजिट हैं, उनके पास पावर है, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, और ये भी यहाँ पे कैच है। अगर अडेसानिया बिल्कुल दूर रहते हैं यान ब्लहॉविच से, अपने शॉट्स पिक करेंगे, आई डोंट थिंक वो उन्हें खुला एंगेज करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि एक पंच यान ब्लहॉविच का और वो केओ हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से वो ये फाइट को लंबा खींचना चाहेंगे। ज़रूरी नहीं फाइट लंबी जाए, बट एटलीस्ट वो उनसे दूरी बनाए रखेंगे, उनको अपने शॉट्स पिक करेंगे, उनसे दूर रहेंगे और उनको ब्रेक करेंगे धीरे धीरे। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, अगर देखें क्या इनका रिज्यूमे है अडेसानिया का और यान ब्लहॉविच का, डेफिनेटली लगता है कि अडेसानिया जीतेंगे फाइट, क्योंकि उनके पास ज़्यादा टेक्निक है, ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है। और सिर्फ एमएमए एक्सपीरियंस की बात कर रहा मैं यहाँ पे, उनके पास किक बॉक्सिंग के साथ उनके पास 80 फाइट्स हैं, 100 फाइट्स हैं। तो वो जो एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे उनका जो इस टाइम में जो जो वो खेल रहे हैं जिस तरीके से, उनकी लास्ट फाइट वर्सेस पोला कोस्टा, बॉशिनिया वर्सेस रॉबर्ट विटेकर, आई थिंक जो दिखाया उन्होंने कि उनका जो फाइट आईक्यू है, आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू उनके जो आसपास लोग खेल रहे हैं। और वही यहाँ पे कैच है, वो बहुत स्मार्ट ये फाइट खेलेंगे, वो रिस्क नहीं लेंगे और अपने शॉट्स पिक करेंगे। डेफिनेटली अभी लग रहा है कि यस, ये फाइट जीतेंगे अडेसानिया, बट मैं जानता हूँ कि यान ब्लहॉविच बहुत पावरफुल हैं, और उनके पास अगर एक गलती की अडेसानिया सानिया सानिया ने, तो वो बिल्कुल पास आ गए, उनके आ गए और चपेट में आ गए किसी पंचेस के, बहुत मुश्किल होगा जीतना। क्योंकि अडेसानिया पहले पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि वर्सेस केविन गैस्टलम फाइट, वो बहुत पास आ गए थे और हिट किया उनको कई बार केविन केविन ने, और उसके बाद लगा था शायद कि ये फाइट वो हार जाएंगे। तो वो अगर वो ऐसे गलती करते हैं, वो बहुत पास आ जाते हैं, रिस्क ले लेते हैं, तो डेफिनेटली बहुत ही उनके लिए मुश्किल होगा ये फाइट जीतना, क्योंकि यान ब्लहॉविच बहुत ही बड़े होंगे, साइज उनके पास ज़्यादा होगा, पावर ज़्यादा होगी। बट हाँ, अभी लगता है डेफिनेटली कि अडेसानिया के पास ज़्यादा चांस है ये फाइट जीतने के। अली पूछ रहे हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन माइकल चैंडलर जस्ट आफ्टर हिज फर्स्ट फाइट, ही वाज चैलेंजिंग डस्टिन एंड हबीब? ओके, डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट डेब्यू ऑफ ऑल टाइम, खासकर यूएफसी के देखें तो। पहली ही फाइट में हराना डैन हुकर को, जो कि डैन हुकर, आई फील
वन ऑफ द बेस्ट लाइट वेट हैं, बट जिस तरीके से उन्होंने ये फाइट को अप्रोच किया वो बहुत ही गलत था। वो पूरी फाइट में वो भाग रहे थे। उन्होंने लगा कि शायद मैं अगर बच सकूँ एक राउंड तक, तब शायद मैं आगे बढ़ के कुछ करूँगा। बट माइकल चैंडलर ने जो जो किया अपने डेब्यू में, बहुत ही वो यू नो एक अमेजिंग परफॉर्मेंस था। हबीब बोल रहे थे कि मुझे एक ऐसा चाहिए परफॉर्मेंस जो कि बहुत ही अमेजिंग हो। आई थिंक ये वो ऐसा परफॉर्मेंस था जो कि बहुत ही अमेजिंग था। इस यहाँ से आगे क्या होगा? आई थिंक डेना व्हाइट का बहुत फेथ है माइकल चैंडलर में, और आई थिंक इसकी इसकी वजह से भी जो उनकी नेक्स्ट फाइट होगी, डेफिनेटली वो एक बहुत ही बड़ी फाइट होगी। चाहे वो होगी वर्सेस गेची, चाहे वो वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा, जो भी फाइट होगी। और आई थिंक यहाँ से वो शायद एक कदम दूर हैं बेल्ट के लिए लड़ने से। मुझे नहीं लगता कि उन्हें अभी चांस मिलेगा बेल्ट के लिए खेलने का इमीडिएटली। एटलीस्ट जो कह रहे थे डस्टिन पोरिये कि उनका मन नहीं है खेलने का अभी माइकल चैंडलर से। तो बट हाँ, एक फाइट और वो होंगे, वो खेलेंगे बेल्ट के लिए। एंड आई फील जिस तरीके से खेल रहे हैं माइकल चैंडलर, वो डेफिनेटली खेलेंगे बेल्ट के लिए। पर्सनली मैं चाहूँगा कि वो खेलें वर्सेस गेची। बहुत अच्छी फाइट है। और माइकल चैंडलर का आना यूएफसी में और चैलेंज करना गेची को, डस्टिन पोरिये को, हबीब को, कॉनर को, दिखाता है कि वो यहाँ पे आए हैं फॉर ए शॉर्ट टाइम, और यहाँ पे वो चाहते हैं कि वो इम्पैक्ट करें, चैलेंज करें बेस्ट लोगों को, चैलेंज करें जो बेस्ट कौन है इस टाइम पे, ऑब्वियसली डस्टिन पोरिये, हबीब। उन्होंने उनको चैलेंज किया है, डेफिनेटली उनके पास एक बहुत ही अच्छा माइंडसेट है। एंड आई फील कि एटलीस्ट इस साल के एंड तक वो खेलेंगे बेल्ट के लिए। आई एम श्योर वो खेलेंगे बेल्ट के लिए इस साल के एंड तक। पिकाचू पूछ रहे हैं कि हबीब टाइटल वेकेट क्यों नहीं कर रहे अगर उसने फाइट नहीं खेलनी है, एंड ही सेज ही इज फ्री एजेंट नाउ, तो टाइटल विकेट क्यों नहीं कर रहे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आई थिंक डेना वाइट इसका जवाब है वो जानते हैं। मैं अगर इसके बारे में सोचूं तो उसका मतलब यही है कि शायद हबीब चाहते हैं कि उनका कोई मन नहीं है, वो चाहते हैं कि डेना वाइट उनसे बेल्ट लें, वो खुद उसको विकेट नहीं कर रहे हैं। अब अगर मैं अब देखूं जो हुआ पिछले 2 हफ्तों में, जो मीटिंग हुई डेना वाइट की विद हबीब, और जो ये जो भी मतलब न्यूज़ आ रही थी, मेरे साथ मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा कहीं पे मन था हबीब का एक फाइट और खेलने का। और मेरे हिसाब से वो फाइट थी सिर्फ हबीब वर्सेस कॉनर, ट्रू फाइट। आई थिंक वही एक फाइट जो सेंस करती थी मेरे हिसाब से, और जिस हिसाब से डेना वाइट पुश कर रहे थे, आई एम 100% श्योर अगर इस फाइट में जीत जाते डिस्नेपोरी वर्सेस कॉनर फाइट में, कॉनर मैग्रेगर, डेफिनेटली नेक्स्ट फाइट है हबीब की, वो होती वर्सेस कॉनर। मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि अगर जीतते कॉनर मैग्रेगर तो वापस नहीं आते हबीब। हाँ, अब वो सवाल है, अब वो सवाल है। और आई एम नॉट श्योर कि अब यहाँ पे आई थिंक डेना वाइट जानते हैं कि अब जो खेल था वो ख़त्म हो गया है। अभी टाइम लगेगा फिर से वापस आने का कॉनर को, फिर से फाइट जीतने का, और फिर मे बी ट्राई अगेन। बट आई थिंक उस टाइम तक टाइटल को ऐसे हवा में लटकाना सही नहीं है। तो आई थिंक जो नेक्स्ट फाइट होगी डस्टिन पोरिये की, जब भी अनाउंस होगी उसको अनाउंस कर देंगे कि ये फाइट बेल्ट के लिए है। आई थिंक ये होगा अब आगे मेरे हिसाब से। Who is probably next opponent for Habib? I want to see Habib versus Charles Oliveira because both fighters have efficient ground skills while Habib is still fighting strikers. ये पूछ रहे हैं अब्दुल्ला सिद्दीकी। आई डोंट थिंक कि वापस आएंगे हबीब अभी। अ, जिस हिसाब से जो वो मीटिंग थी जो हमने कवर भी की थी, आई डोंट थिंक कि जिस हिसाब से बात कर रहे थे डेना वाइट वो सच्चाई थी। डेना वाइट बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे, यहाँ पे जीतते हैं अगर कॉनर मैग्रेगर तो जो ये जो पिक्चर है ये फिर से एक बार हो सकती है। और जब वो नहीं हुआ तो आई थिंक यू नो ये साफ था कि अब वो उनकी कमबैक पॉसिबल बहुत कम है। जीएसपी फाइट आई फील एक ऐसी फाइट है जो कि हम सब लोग जानते हैं कि एक 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 बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट है, और हबीब चाहें तो खुलेआम कह सकते थे मुझे चाहिए जीएसपी, बट उन्होंने नहीं कहा ऐसा। अब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा, आई एम नॉट श्योर। क्या वो सोचते हैं कि नहीं जीएसपी थोड़े बूढ़े हो गए हैं, या वो सोचते हैं कि ये एक, क्योंकि ऑब्वियसली जीएसपी फाइट वो नहीं होगी 155 में, वो होगी 170 में वेल्टरवेट में। तो क्या वो एक रिस्क है, आई एम नॉट श्योर। बट हाँ, अगर हबीब चाहते तो वो कह सकते थे मुझे जीएसपी फाइट चाहिए, क्योंकि डेना वाइट ने कहा था अगर हबीब बोलेंगे यस आई वांट जीएसपी फाइट तो मैं उनको फाइट वो दूंगा। बट उन्होंने वो फाइट नहीं मांगी, एटलीस्ट जो हमें पता लगा अब तक। तो या आई डोंट थिंक वापस आएंगे हबीब एटलीस्ट नियर फ्यूचर में।
पॉसिबल है कि मे बी इस साल के एंड तक कुछ ऐसा ऐसा कुछ अमेजिंग हो जाए डिवीजन में कि उनके हो जाए चांस आने के। बट आई फील जो उनका जो फाइट है जो थी वर्सेस कॉन मैग्रेगर वो अब शायद नहीं होगी, और जो फाइट है उनकी जीएसपी वो खुद नहीं चाहते। तो आई डोंट सी वापस आएंगे किसी ऐसे फाइटर के लिए। बट यू नेवर नो, डेना वाइट हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ आई फील कि अब वापस नहीं आएंगे हबीब। ऋषिकेश पूछ रहे हैं, सर टोनी इज द टाइप ऑफ गाय, ये कब चालू हुआ था? ओके, तो ये जो जो मेम है जो हम बात करते हैं केवल कमेंट्स में, टोनी इज द टाइप ऑफ गाय टू वेक अप हिज कोच टू स्टार्ट ट्रेनिंग। टोनी इज द टाइप ऑफ गाय हु विल पंच द रेफरी एंड वार्न द फाइटर। सो ये आई थिंक स्टार्ट हुआ था मेरे हिसाब से चेल सनन ने ये कुछ ऐसा कुछ कहा था, और आई थिंक वहीं से स्टार्ट हुआ था। और आई एम नॉट श्योर कि चेल सनन ने ये खुद कहा था या उन्होंने किसी और जो एक कमेंट थी उनके चैनल पे उसको रिपीट किया था। बट आई थिंक ये वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, और ये बहुत एक अमेजिंग एक मेम है। हमने बहुत इसका मज़ा भी लिया। ओके, ये बड़ा क्वेश्चन दोस्तों। विकी लोरेंजो, क्वेश्चन 1, इज डेना वाइट द रीजन द यूएफसी हैज अटेन्ड सो मच सक्सेस रिसेंटली? ओके, या तो डेना वाइट डेफिनेटली उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है यूएफसी में, और उनका जो बिजनेस एक्यूमेन है और जिस तरीके से वो डील करते हैं बाकी फाइटर्स के साथ, वो जानते हैं क्या है बेस्ट यूएफसी के लिए, और डेफिनेटली उनका बहुत बड़ा रोल रहा है पिछले कुछ सालों में। एंड या मैं कहूँगा कि ये साल जो गया पिछले साल 2020, अगर वो चाहते, अगर वो नहीं होते तो शायद कोई और होता उनकी जगह पे, तो इतना ट्राई नहीं करता कि वापस वो फाइट है वो शुरू हो जाए। बट बिकॉज वो एक खुद फाइट फैन है और बहुत अच्छे फाइट फैन है, तो उन्होंने कोशिश की कि जितनी जल्दी हो सके फाइट वापस आए टीवी पे, वापस फाइट स्टार्ट हों। उनकी वजह से 2020 हमने इतना मज़ा किया। ये चैनल इसलिए आज इसीलिए है क्योंकि डेना वाइट ने वो फाइट को कंटिन्यू रखा, और आई थिंक यस ये बहुत बड़ा रीज़न है कि यूएफसी आज इस जगह पे है। नंबर 2, व्हेन डेना विल रिटायर एज ए प्रेसिडेंट डज यूएफसी विल स्टिल बी गुड एज नॉट? ओके, आई थिंक डेना वाइट जब तक रिटायर होंगे, आई थिंक बहुत टाइम है उसमें। डेना वाइट अभी कुछ 55 कुछ ऐसे साल के हैं। आई थिंक उसमें बहुत टाइम है, उनके पास 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है विद ईएसपीएन, विद यूएफसी। तो आई थिंक वो भी बहुत टाइम है वहाँ तक पहुँचना। और डेना वाइट डेफिनेटली बहुत टाइम तक यहाँ पर रहने वाले हैं। आई वोंट बी सरप्राइज कि डेना वाइट होंगे 75-80 ईयर्स ओल्ड, तब भी वो यहाँ पे होंगे। आई वोंट बी सरप्राइज्ड। ओके, question 3, how good is Michael Chandler speaking skills? Because I feel old Conor McGregor type of vibe in that guy, and there's something about the speaking style that's mind blowing. Yeah, so जो जो कॉल आउट की माइकल चैंडलर ने, वो बहुत ही एक अच्छी कॉल आउट थी, राइट? बहुत ही सोची समझी, बहुत ही आराम से, ये नहीं कुछ कि वो बहुत ही हड़बड़ा के बोल रहे हैं, बहुत ही प्यार से बात की इन्होंने। एंड आई थिंक जो स्पीकिंग स्किल है वो डिफरेंट है। कॉनर वाज मोर ऑफ ए ट्रैश टॉकर, राइट? तो बट हाँ, एक अच्छी कॉल आउट थी वो। बट आई थिंक कॉनर अभी बहुत आगे है इन टर्म्स ऑफ क्या कैसे बोलना है, क्या बोलना है, और आई थिंक अभी बहुत आगे जाना है माइकल चैंडलर को उस एरिया में। ओके, पार्थ, सर बेस्ट बॉक्सर इन यूएफसी एमएमए नेम्स? ये क्वेश्चन बहुत टफ है इसका जवाब देना, क्योंकि अगर देखूँ आज की डेट में तो जैसे कहा मैक्स होलोवे, आई एम द बेस्ट बॉक्सर। तो हाँ, आई थिंक 5 ही नाम आते हैं मेरे मन में। मैक्स होलोवे है, डस्टिन पोरिये है, कॉनर हैं, और कौन हो सकता है? आई थिंक अगर प्योर बॉक्सर की बात करें तो ऐसे प्योर बॉक्सिंग बहुत ही कम हम देखते हैं ऐसी फाइट्स में। बट हाँ, मैक्स होलोवे, डस्टिन पोरिये, कॉनर मैग्रेगर, और एक तरीके से देखूँ तो शायद अडेसानिया भी, वो भी बॉक्सर हैं, हालांकि वो ही यूज़ मोस्ट अदर स्टफ, बट जो अगर देखेंगे जो एक्यूरेसी है बहुत ज़बरदस्त है। तो हाँ, ये अडेसानिया, नो, डस्टिन पोरिये, मैक्स होलोवे, आज की डेट में आई थिंक ये बहुत आगे हैं। इसके अलावा कोई और नाम? आई थिंक जॉन्स, जॉन्स इज, अगर बात करें हु इज बेस्ट स्ट्राइकर, देन यस वी हैव मोर नेम्स। हमारे पास जॉन जोन्स है, हमारे पास यू नो ऑब्वियसली कॉनर है, हमारे पास एंडरसन सिल्वा है, फिर हमारे पास अडेसानिया है, हॉलोवे है। हाँ, बट प्योर बॉक्सिंग में आई थिंक आज की डेट में देखें तो लग रहा है कि यस डस्टिन पोरिये और मैक्स हॉलोवे बहुत आगे हैं सबसे। ओके, प्रिडिक्शन ऑन कॉनर वर्सेस जस्टिन, ये सवाल पूछा है सनिधिया रावत ने। ओके, सो आज की डेट में लगता है कि कॉनर मैग्रेगर के पास एक वीकनेस है, वो है लेग किक्स। तो डेफिनेटली जस्टिन गेजी से अच्छा कौन लेग किक करता है? तो यहाँ पे अगर लगता है कि अगर ये फाइट होती है आज के दिन,
तो डेफिनेटली जस्टिन विल डिस्ट्रॉय कॉनर मैग्रेगर बाय यूजिंग लेग किक्स। और वो ऑब्वियसली जो लास्ट फाइट थी उसकी बेसिस पे ही है वो सारा ये प्रिडिक्शन। बट हु नोज, अगर ये फाइट होती है आफ्टर डस्टिन पोरियर फाइट, मे बी ही विल हैव ए बेटर अप्रोच। बट हाँ, आज की डेट में लगता है डेफिनेटली जस्टिन विल कॉज लॉट ऑफ ट्रबल एंड आई थिंक ही कैन विन अगेंस्ट कॉनर मैग्रेगर। जो फाइट हुई थी हबीब वर्सेस जस्टिन गेची, उसने बताया था कि हबीब ने कि जिस तरीके से किक कर रहे थे जस्टिन, बहुत ही उनके लिए टफ था। और आई थिंक कुछ किक्स और बहुत ही मुश्किल में होते, बट दिखाता है कि कितने कितने टफ किक करते हैं जस्टिन गेची। ओके, अली इमरान पूछ रहे हैं नेट डियाज वर्सेस कॉनर मैग्रेगर 3 फाइट शुड बी इन 155 लेट वेट डिवीजन। ओके, आई फील कोई सेंस नहीं करता इस फाइट को करने का वेल्टरवेट डिवीजन में। हमने पहले भी ये फाइट देखी है 2 बार वेल्टरवेट डिवीजन में। बट आई फील इस टाइम पे, क्योंकि अगर चैम्प बनना है किसी को तो उनको रहना पड़ेगा 155 में। और यहाँ पे जिस तरीके से ये डिवीजन चल रही है, नेट डियाज जानते हैं उनके पास चांस है खेलने का बेल्ट के लिए। आई डोंट थिंक ये फाइट होगी इससे बाहर, ये फाइट होगी लाइट वेट डिवीजन में, ये फाइट होगी 155 में। और नेट डियाज का वापस आना इस डिवीजन में दिखाता है कि ये जो डिवीजन है फिर से इसमें एक हलचल क्योंकि है। हबीब अगर वापस नहीं आने वाले, डेफिनेटली ये जो भूखे भेड़िए हैं सारे फिर से आ गए हैं मैदान में कि आओ भाई अब खेलेंगे, अब शेर चला गया है अब हम खेलेंगे। सो या डेफिनेटली ये फाइट होगी 155 में, और आई फील ये फाइट यहीं पे होनी चाहिए भी। नेट डियाज वर्सेस कॉनर मैग्रेगर 3 अपने आप में एक हमेशा से एक बड़ी फाइट है जिससे हम वेट कर रहे हैं। और जो उनकी सेकंड फाइट थी उसके ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन पे बाइस थे, जो कि थर्ड हाईएस्ट परचेज यूएफसी फाइट है। तो आई फील ये फाइट होगी 155 में तो बहुत बेटर रहेगा कंपेयर टू ये फाइट किसी और डिवीजन में जहाँ पे कुछ सेंस बनता नहीं है। जस्टिन बीबर, भाई मार्शल आर्ट सीखने के लिए कौन सी एकेडमी बेस्ट रहेगी इंडिया में? ओके, ये सवाल बार बार मुझसे पूछा जाता है इस चैनल पे, और आई थिंक उनमें से एक रीज़न ये है कि मेरे पास पीछे ग्लव्स हैं जो लगा रखे हैं, जो कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था लगातार किक बॉक्सिंग की, तब मैंने ये ग्लव्स मैंने परचेज़ किए थे। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है एमएमए जिम के बारे में, जो कि बहुत ही लिमिटेड है, मैंने सिर्फ 2 जिम देखे हैं, मेरे हिसाब से ये एक रॉन्ग अप्रोच है। ये सवाल ऐसा है कि कहना कि मेरे लिए कौन-सी बेस्ट बुक होगी पढ़ना, अगर मैं स्टार्ट करूँ पढ़ना मैथ या साइंस, देयर इज़ नो बेस्ट बुक। कोई बेस्ट जिम नहीं, कोई बेस्ट बुक नहीं है। आप एक बुक पकड़िए, उसको फिनिश कीजिए, फिर नेक्स्ट पे चलिए। और जब तक आपको लगता है कि यस, आप इस टाइम पे जज करना बहुत मुश्किल है कि कौन-सा बेस्ट इंस्टीट्यूट है आईआईटी के लिए। इट डज़न्ट मैटर, हर इंस्टीट्यूट से लोग आईआईटी जाते हैं, हर हर जिम से लोग निकलते हैं बाहर और वो बनते हैं फाइटर। तो एक जिम पकड़िए जो भी आपके आस-पास है, उसमें देखिए आप क्या लगता है आपको, वहाँ पे कैसी कोचेज़ हैं, वहाँ कैसा माहौल है और कहाँ उसमें आप फिट होते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जिम सही है, कोचेज़ में थोड़ा नॉलेज है, वहाँ पे आप स्टार्ट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। आपको पता लगेगा कुछ कुछ टाइम पे कि यस आप कहाँ बिलॉन्ग करते हैं और क्या। अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ सीख लिया है उस जिम से, तब आप आगे मूव कीजिए। बट यहाँ पे ये करना कि मैं तो बेस्ट जिम में जाऊँगा, मैं बेस्ट बुक पढ़ूँगा, मैं बेस्ट अकेडमी में जाऊँगा, आई थिंक ये अभी सही अप्रोच नहीं है। जो भी आपके पास आस-पास है अवेलेबल, वहाँ स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आपको दिखेंगे कि यस अब आपको कहाँ जाना है। आई थिंक ऐसा करना चाहिए हम सबको। ओके, ओलिवेरा वर्सेस डियाज। जो ओलिवेरा कर रहे हैं पिछले कुछ फाइट्स में, जिस तरीके से वो चैलेंज कर रहे हैं सारे फाइटर्स को, और वो जो जो उनका ग्राउंड गेम है, डेफिनेटली डियाज वर्सेस ओलिवेरा फाइट एक बहुत ही अमेजिंग फाइट हो सकती है। डियाज अपने आप कभी नहीं करते फोर्स टेक डाउन। डियाज के पास है बीजेजे, उनके पास है ग्राउंड गेम, बट कभी वो खुद नहीं करते अटेम्प्ट। आई डोंट थिंक मैंने कभी देखा है नेट डियाज को खुद किसी का करते हुए टेक डाउन अटेम्प्ट। बट हाँ, अगर फाइट जाती है ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के ऊपर, तब डेफिनेटली डियाज हैं वो हावी हो जाते हैं। ओलिवेरा उनके अपोजिट हैं, वो जानबूझ के फाइट को वो ट्राई करते हैं कि फाइट ग्राउंड पे जाएं। और एज ऑफ नाउ आई फील कि अगर ऐसा होता है, डियाज को हराना ग्राउंड पे बहुत मुश्किल होगा। बट हाँ, डियाज को हराना स्टैंड अप गेम में, स्ट्राइकिंग में आई थिंक थोड़ा ईजी होगा कंपेरेटिवली, आई फील सो। बट ये अमेजिंग फाइट हो सकती है दोस्तों।
ओके, लास्ट क्वेश्चन। हु डू यू थिंक कैन ब्रेक हबीब स्ट्रीक? आई थिंक स्ट्रीक जो यहाँ पे है हबीब की, डेफिनेटली इसके बारे में हमारे पास टी-शर्ट्स भी हैं, जो कि नीचे होंगी, आप खरीद सकते हैं उसको। अ, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है उनकी करियर का, उनके फेमस होने का, कि अनबीटन है वो, 29 एंड ओ। और अगर देखें एक तरीके से, जो जॉन जोन्स हैं, जिसके बारे में मैं अभी पढ़ रहा था, उनका जो रिकॉर्ड है वो है 26 एंड 1। बट जो उनकी एक जो जो लॉस है, वो एक बहुत ही वियर्ड लॉस है। और डेना वाइट ने कई बार बताया है अपने इंटरव्यूज़ में कि वो ट्राई कर रहे हैं कि जो उनके रिकॉर्ड से वो वन लॉस है वो हट जाए। और इसीलिए वो सोच रहे हैं कि इसलिए अगर उसको हम एक बार निकाल दें उस लॉस को, तो जॉन्स का होता है रिकॉर्ड 27 एंड ओ। तो आई थिंक उससे सिर्फ 2 ही फाइट दूर हैं। एंड आई फील कि जॉन जोन्स काफ़ी टाइम और खेलेंगे अभी। आई आई होप सो। हमने अगर खो दिया है हबीब को, तो एटलीस्ट शुड नॉट लूज़ कॉनर, वी शुड नॉट लूज़ जॉन जोन्स। और आई थिंक कि जॉन जोन्स कैन डेफिनेटली ब्रेक हिज स्ट्रीक। अगर बात करें अडसानिया, उनका जो रिकॉर्ड है वो है 20 एंड ओ, राइट? और आई थिंक आराम से, अगर वो इस साल भी अगर वो खेलते हैं 3 बार भी, आई थिंक अगले 2-3 साल में वो ही कैन रीच दैट्स रिकॉर्ड डेफिनेटली। बट अगेन, 2 बंदे का सेम रिकॉर्ड मतलब ये नहीं है कि वो दोनों सेम है। क्या उन्होंने क्या किया है, उसपे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा-सा एक क्लिप जिस पे हमने बात की आपके क्वेश्चंस के बारे में। और अगर आपको लगता है कि कुछ और क्वेश्चंस हैं, आप नीचे डालते रहिएगा। अ, एक बहुत ही एक अमेज़िंग बात मुझे दिखाई दी पिछले कुछ दिनों में, वो ये थी कि आप में से बहुत सारे लोग हैं, वो कमेंट कर रहे थे कि जब कॉनर हार गए, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हबीब ने उनको उसको ठीक कर दिया, हबीब ने हम्बल कर दिया। आई नो यू आर हबीब फैन, मैं खुद हबीब फैन हूँ। बट लेकिन मुझे लगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कुछ उल्टी-पुल्टी बातें भी कर रहे थे कॉनर के बारे में। एंड आई फ़ील कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्योंकि ये फाइटर्स हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट हैं। पहली बात तो एक फाइटर होना बहुत बड़ी बात है। फिर आप फाइटर बनते हैं यूएफसी के लिए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर आप फाइटर हैं यूएफसी के लिए, जो आप टॉप 5 में पहुँच गए हैं, और उसके बाद फिर आप चैंप बने हैं। आई थिंक जो लेवल ऑफ सक्सेस है, वो बहुत डिफरेंस है हम में और उनमें। हम जब बात करते हैं, मान लीजिए जब विराट कोहली हो, उसके बारे में, वो एक खेल है। यूएफसी, एमएमए एक खेल नहीं है, वो एक फाइटिंग है। और हमें हर तरीके से इन फाइटर को बहुत ही हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आई एग्री, कुछ लोग फाइटर को पसंद नहीं करते, एंड आई फाइन विद दैट, ठीक है। लेकिन ऐसे खुलेआम उसके बारे में कुछ मतलब उल्टा-पुल्टा कहना, उनको गालियाँ देना, आई थिंक हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हम क्यों करते हैं पसंद इस पूरे गेम को? क्योंकि ये एक बहुत ही एक हाई प्रोफाइल गेम है, एक बहुत ही रिस्क रिस्क से भरा हुआ फाइट गेम है। तो हमें हमें हर फाइटर को हमें देनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जब हारे केविन केटर 4 राउंड के बाद, हमने किसी ने ये नहीं कहा कि ओ केविन केटर तो हमने किसी को गालियाँ नहीं दी। बट आई नो कॉनर मैकग्रेगर के पास वो पर्सनैलिटी है, और जो हिस्ट्री है वर्सेस हबीब। लॉट्स ऑफ हबीब फैन हेट कॉनर मैकग्रेगर, बट आई आई थिंक दैट्स फाइन। बट एटलीस्ट आप थोड़ा उनको उनको इतना बुरा-भला मत कीजिए कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आपके चैनल में बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत गालियाँ दे रहे हैं कॉनर कॉनर को। एंड आई फील कि आई थिंक मैं आपसे बात करूँ इस बारे में। अ, हारना जीतना ये पूरा हमेशा लगा रहेगा इस पूरे फाइट गेम में। बट हमें हमें ये गेम पसंद है बिकॉज़ ये हम इनको रिस्पेक्ट करते हैं इन फाइटर्स को, और आई थिंक इसीलिए हमें हर फाइटर को देनी चाहिए रिस्पेक्ट, चाहे वो कोई भी हो। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।